तो स्विंग के अंदर वैसे तो ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया। टेबल भी बनाना सिखाई दिया था, है ना। और हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो डेट पिकर भी, जो हमने प्लगइन ऐड किया था, वो प्लगइन भी आपको दिख गया था। अभी एक और क्लास है जिसका नाम है हमारा जे टैब्ड पेन। जे टैब्ड पेन क्लास, इसके बारे में आपको बता दूं मैं क्या करता है ये जे टैब्ड पेन। ये टैब बनाने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो देखो बहुत सारी क्लासेस हैं, आप एक एक करके पढ़िए, एक एक करके इम्प्लीमेंट करिए, जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेंगी आप यहाँ से क्लासेस पढ़ते जाएंगे। कॉमनली यूज्ड तो मैंने सारा चीज़ बता दिया आपको। ऐप डेमो मैंने से कंपाइल कर दिया और यहाँ रन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली एक टैब बना रहा है, फ्रेम के ऊपर एक टैब है, कलर्स सिटीज एंड ऑर्गन्स। सो कलर्स पे हमने जैसे क्लिक करा तो इस पे मैं, ये टैब है जिस टैब पे मैं ये बटन्स ऐड किया हूँ, आप जो मर्जी वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिटीज पे क्लिक करेंगे तो अगला ये टैब है, इसमें अगले कुछ बटन्स ऐड है। ऑर्गन्स पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कुछ बटन। तो देखिए हर टैब पे क्लिक कर रहे हो तो अलग अलग बटन हमें दिख रहे हैं। तो इसके लिए देखिए एक जे फ्रेम बनाया गया है, फिर इसमें क्लोजिंग का कोड करा गया है, जे टैब्ड पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। अब जे टैब पेन बस एक लाइन का कोड है जो आपको समझाना था। ये जे टैब्ड पेन, जे टैब्ड पेन के ऊपर जितने आपको टैब चाहिए वो आप बना लीजिए। क्या क्या टैब चाहिए, किस किस नाम से चाहिए, उसके ऊपर क्या ऑप्शन आपको चाहिए। तो हमने क्या करना था कि हर टैब पे क्लिक करते ही अलग अलग ऑप्शन शो कराना है। तो उसके लिए मैंने एक जे पैनल यूज कर लिया है। जे पैनल का ऑब्जेक्ट बना के उस पे कुछ आइटम्स ऐड करा दिए, रेड वाइट ब्लू, देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ये बटन्स हैं बेसिकली, जो एक जे पैनल पे ऐड कर दिया गया। तो एक जे पैनल है जिसपे ये रेड ब्लू वाइट है, और उस जे पैनल, फिर जे बटन का ऑब्जेक्ट बना के जे पैनल पे ये ऐड कर दिया गया, और सारा चीज़ फिर टैब पे ऐड कर दिया गया। टैब, अच्छा ये टैब 1 मतलब टैब पे अभी नहीं ऐड किया गया है, अभी ये पहले वाले पैनल पे ही एडेड है। पहले वाले पैनल को एक टैब बोला जा रहा है। फिर दूसरा वाला पैनल ऐसे ही बना, फिर उससे रिलेटेड बटन्स बने, उसको ऐड कर दिया। तीसरा पैनल ऐसे ही बना, उससे रिलेटेड बटन्स ऐड कर दिए। फिर सारी चीज़ों को हमने कहाँ ऐड कर दिया, हमने जे टैब्ड पेन जो हमारी क्लास थी उस पे ऐड कर दिया। तो जे टैब्ड पेन जो हमारी क्लास है उसमें हमने कलर्स में टैब 1 डाल दिया। टैब 1 मतलब व्हाट, टैब 1 का मतलब जी ये जे टैब्ड पेन जो है ना, किसी दूसरे पैनल टाइप का पैरामीटर यानी कंपोनेंट टाइप का कोई पैरामीटर लेता है। तो हमने टैब 1 जो है, ये टैब 1 मतलब एक पैनल है, उस पैनल का ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा, ऐसे। अब उन पैनल्स पे क्या एडेड है, उन पैनल्स पे बटन्स एडेड है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो इस तरह से दिख जा रहा है बस फ्रेम पे, लास्ट में फ्रेम के ऊपर। तो सिंपल सी कहानी है, जे टैब्ड पेन लीजिए, और जे टैब पेन लेने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये जे टैब पेन को मतलब इस टैब में आपको दिखाना क्या है। जो भी आपको दिखाना है, इसका ऐड टैब मेथड होता है। ऐड टैब मेथड में पहला पहला पैरामीटर वो होता है जो नाम आप देना चाहते हो।
दूसरा पैरामीटर वो होता है जो टैब्स आपको शो कराने हैं। यहाँ पे बेसिकली जो आर्गुमेंट है ये कंपोनेंट टाइप का ले रहा होगा, तभी तो आप कोई कंपोनेंट दे सकते हो। जैसे मैंने पैनल का ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर दिया, आप कोई दूसरा भी कंपोनेंट, आपको इमेज लगे तो इमेज ऐड कर लो, हर टाइप कुछ और अगर लगेगा तो जैसी आपकी जरूरत। ठीक है, बस बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। तो पहले जे फ्रेम बनाया गया है, फिर इससे क्लोज ऑपरेशन कराया गया है, फिर जे टैब पेन का ऑब्जेक्ट बना दिया गया, और फिर उस टैब में, हर टैब में क्या क्या दिखाना है। जितने मर्जी उतने टैब आप बना लीजिए, यहाँ पे जो दिखाना है वो आप decide। तो एक तो ये क्लास थी जो मैंने नहीं बताया था आपको। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो चीजें थी, ट्री वगैरह बनाना सिखा दिया था, मेन्यू वगैरह भी बनाना सिखा दिया था। लेआउट्स बहुत सारे हैं, उसमें से बॉक्स लेआउट आपने ट्राई किया था। हम्म। और कॉम्बो बॉक्स बनाना मैंने बताया था, वो ट्राई किया था, कॉम्बो बॉक्स। यस सर, हम्म। कॉम्बो बनाया था। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, कॉम्बो बॉक्स बनाया था। ओके। और नोटपैड किसी ने मुझे बना के दिखाया नहीं। प्रोग्रेस ट्राई किया था, प्रोग्रेस। उसके लिए जे प्रोग्रेस बार होता है, अगर आपको कोई प्रोग्रेस शो कराना है कहीं पे, तो जे प्रोग्रेस बार के माध्यम से आप प्रोग्रेस शो करा दें। मतलब जी, हर एक काम के लिए क्लासेस तो हैं, बस आपको डिसाइड करना है। कुछ अब जैसे वो जे कैलेंडर है, वो नहीं चल रहा था, तो उसको चलाने के लिए हम लोगों ने नई मतलब प्लगइन ऐड करा, तो फिर वो चला। कई ऐसी क्लासेस हैं जो मान लो ये डब्ल्यू टी सॉरी स्विंग में नहीं अगर होंगी, मान लो भाई, तो आप अलग से उसका प्लगइन, अलग से उसका एपीआई या जार फाइल ले आइए, उससे यूज करके बना लीजिए। बाकी आप डिसाइड करिए आपको जीयूआई एप्लीकेशन में क्या चाहिए। आपको नॉर्मल जो चीज़ें आती हैं, जैसे बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, है ना, ये सब तो मिल जाता है। चेक बॉक्स हुआ, रेडियो बटन हुआ, और मेन्यू हो गया, मेन्यू बार, मेन्यू आइटम्स, ठीक है, जे टेबल्स, स्लाइडर। तो हर एक चीज़ के लिए बस आपको सोचना है, और क्लासेस बनी बनाई है। जो आपको बनाना है ये यहाँ नहीं है, इवन आपको आगे चल के जब आप एंड्रॉयड वगैरह सीखोगे, वहाँ पे भी ऐसे ही क्लासेस बनी बनाई हैं। पर उनके क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और यूज कर लेना है। That's it। हर एक काम के लिए क्लास। चलिए, तो अगर हम एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की बात करें, तो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में तीन तरह के मतलब कंपोनेंट्स आते हैं, जिनका यूज करके हम मतलब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। पहला आता है भाई AWT, जो आपने सीखा। AWT में आपके लिमिटेड कंपोनेंट थे। फिर आया आपका स्विंग, जिसमें थोड़ा सा एडवांस कंपोनेंट्स हैं, ज़्यादा हैं, मतलब कंपोनेंट की संख्या ज़्यादा है, और उनका डिज़ाइन पैटर्न भी थोड़ा अलग है। AWT का पीयर टू पीयर है, और स्विंग वाले का MVC है। MVC MVC एक डिज़ाइन पैटर्न है बेसिकली। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम को मतलब किसी काम को करने का तरीका होता है।
इंटरनली मतलब जो स्विंग है ना, वो आपके डेटा वाली प्रेजेंटेशन पार्ट को अलग करती है, बिजनेस पार्ट को अलग करती है और डेटाबेस वाले पार्ट को अलग करती है। तो एमवीसी में मॉडल, व्यू, कंट्रोलर 3 अलग-अलग सेक्शन होता है। इसमें मॉडल का मतलब होता है जो डेटा को होल्ड करके रखे, व्यू मतलब जो आपको प्रेजेंट करके दिखाए और कंट्रोलर मतलब जो दोनों को हैंडल करे। एमवीसी पैटर्न को फॉलो करती है। मतलब 2 तरह के कंपोनेंट आपने पढ़ लिया ओवरऑल। लेकिन ये दोनों कंपोनेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये ब्राउज़र पे चल सकते हैं। मतलब अगर मैं एडब्ल्यूटी या स्विंग के फ्रेम को ये बोलूँ कि ये ब्राउज़र पे चल जाए, तो नहीं चल सकता। ठीक है? स्विंग या एडब्ल्यूटी के किसी कंपोनेंट से अगर मैं ये कहूँ कि भाई वो ब्राउज़र पे चले, तो नहीं चल सकता। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को अगर ब्राउज़र पे चलाना है, तो आप एक नए कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उस कंसेप्ट का नाम है एप्लेट। एप्लेट भी एक कंपोनेंट है, जैसे आपका स्विंग के अंदर इतने सारे कंपोनेंट हैं, जे कंपोनेंट, एप्लेट भी उसी तरह से है। अब जैसे मुझे अपने ब्राउज़र के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, अपने वेब सर्वर के अंदर कोई डायनामिक चीज़ें दिखानी है, कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन करना है, कोई ओवल, रेक्टेंगल, सर्किल, इस तरह से चीज़ें बनानी है, तो आप ऐसे नॉर्मल तो स्विंग के अंदर भी कर सकते हैं और आप एप्लेट के माध्यम से ब्राउज़र पे भी उसे चला सकते हैं। तो एप्लेट को बढ़ाने से पहले एक छोटा-सा और कंसेप्ट है, उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं आप? मतलब मैं आपको एप्लेट बताने ही जा रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि ग्राफिक्स भी बताना चाहिए। ग्राफिक्स में क्या है कि अभी तक आपने डब्ल्यूटी स्विंग के कंपोनेंट में आपने बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो, ये सारा चीज़, मेन्यू वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, वो सब बनाना सीखा आपने। बट आपने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग नहीं सीखा ना, कि जैसे जावा में ग्राफिक्स कैसे बनाएंगे, जावा में सर्किल कैसे बनाएंगे, ओवल कैसे बनाएंगे। तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करने वाले हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चीज़ बनाना है। तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए ग्राफिक्स करके क्लास होती है। बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। अनफॉर्चुनेटली उस क्लास के पास कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर है नहीं जिसका ऑब्जेक्ट हम बनाएं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो इन्होंने एक तरीका दे रखा है दे रखा है कि भाई आप एक काम करो, आप एक जीयूआई एप्लीकेशन बनाओ, कोई एक फ्रेम बनाओ, कोई कंटेनर बनाओ। उस पर्टिकुलर कंटेनर में आप पेंट नाम का एक मेथड होता है, उसे ओवरराइड करिए, आपको ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स क्लास का तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम डायरेक्टली नहीं बना सकते ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, उसमें कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर ना हो, ये भी रीजन हो सकता है, और या वो शायद एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इन दोनों में से एक रीजन है, मुझे एग्जैक्टली अभी वो पता नहीं है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो हम देख सकते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं क्या क्या सीन है। ठीक है? तो बस, तो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट अगर हमें मिल जाए, तो ग्राफिक्स के अंदर ही बने बनाए मेथड्स हैं, चला लीजिए। ड्रॉ ओवल, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ सर्किल, ड्रॉ इमेज, जो आपको ड्रॉ कराना है, जो भी चीज़ें आपको बनानी है, वो सब वहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है? तो ये जावा के एडब्ल्यूटी पैकेज, एडब्ल्यूटी के अंदर एडब्ल्यूटी के अंदर एडब्ल्यूटी के अंदर ही होगा ये। ये देखिए ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स 2D भी है। तो ये देखिए आप,
ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैंने आपसे बताया ना, जब किसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो भाई तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ग्राफिक्स क्लास का। तो फिर क्या करे जाए भाई, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट अगर नहीं बन सकता तो कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, कोई बात नहीं। तो फिर हम इसका एक पेंट मेथड होता है, उसको अगर ओवरराइड मार दें तो बस हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और ग्राफिक्स के बने बनाए मेथड्स हैं जो हम कॉल कर लेंगे। अब ये पेंट मेथड कहाँ पे होता है, ये पेंट मेथड मिलेगा आपको बेसिकली किसी कंटेनर कंपोनेंट क्लास के अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है पेंट मेथड। तो किसी क्लास के मेथड को ओवरराइड मारने के लिए इनहेरिटेंस होना जरूरी है। तो इसीलिए ना, आप जब एप्लीकेशन में फ्रेम बनाइएगा तो इनहेरिटेंस के माध्यम से बनाइएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से बना लीजिए। मैं फाइल में जाके न्यू में जाके एक क्लास बना लेता हूँ डेमो करके। ठीक है, तो बहुत आसान है ग्राफिक्स, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। सी सी में बहुत बड़ा लिखना पड़ता था, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट डिजाइनिंग करना है तो सी वगैरह में बहुत बड़ा कोड आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको बड़ा कोड नहीं निकला है, बस एक लाइन का कोड है। यहाँ पे मैं एक्सटेंड्स कर दे रहा हूँ जे फ्रेम। जे फ्रेम मैं इनहेरिटेंस के माध्यम से बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, रीजन मैं इनहेरिट न करके ऑब्जेक्ट बना के क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पेंट मेथड ओवरराइड मारना है। क्योंकि ये पेंट मेथड जो है फ्रेम क्लास का नहीं है, बेसिकली किसी विंडो या कंटेनर या कंपोनेंट का होगा ये मेथड। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि ये मेथड किसका है। ठीक है, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ मतलब आपको पता होगा कि ये मेथड किस क्लास का है, पर्टिकुलर उसका है, तभी आप ये यूज़ कर पाओगे। इनडायरेक्टली फ्रेम जो है विंडो को करता है, विंडो कंटेनर को करता है, कंटेनर कंपोनेंट को करता है। तो कंपोनेंट क्लास में मेथड पड़ा हुआ है या जहाँ पे पड़ा हुआ है कंपोनेंट में मेथड होगा, वहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंटेनर पे भी आया होगा, विंडो के पास आ गया होगा, फ्रेम के पास आ गया तो उन्होंने फ्रेम को इनहेरिट कर लिया। अब ये प्रिंट मेथड में ये देखो मजे की बात ये है कि जब हम अपने फ्रेम को विजिबल बना देंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसकी विजिबिलिटी ट्रू कर दी, तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए हमें क्या करा जाता है, ग्राफिक्स का जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है वो मतलब जेवीएम रन टाइम पे बनाएगा। मतलब देखिए ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास के लिए बनता है, किसी न किसी कंपोनेंट के लिए बनता है। तो जिस कंपोनेंट के लिए आपको ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट चाहिए उस कंपोनेंट की विजिबिलिटी ट्रू कर दीजिए। तो बस हमारे इस जे फ्रेम की इम्प्लीमेंटिंग क्लास के लिए, सॉरी जे फ्रेम के लिए ग्राफिक्स की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमें ये रन टाइम पे बना के जेवीएम यहाँ पे भेज देगा। मतलब ये इसकी इनहेरिटेड क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तो कोई एक्सटेंड करने वाली क्लास हो सकती है ना, जो कॉन्क्रीट क्लास होगी। कॉन्क्रीट क्लास उसे बोलते हैं जो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती हो या किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो तो जेवीएम रन टाइम पे इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना के रन टाइम पे ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, और फिर उसका ऑब्जेक्ट का मेथड है डॉट। अब डॉट लगा दीजिए तो मेथड ही मेथड है, जो आपको बनाना है, जो आपको डिजाइनिंग करना है, इमेज ओवल रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या है। अब जैसे मैं रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ, तो रेक्टेंगल में एक्स और वाई पोजीशन होता है, विड्थ और हाइट होता है। ठीक है, तो मैं बस दे देता हूँ, एक्स मैंने 100 दे दिया
वाई भी 100 दे दिया, विड्थ भी 100 दे दिया और हाइट भी 100 दे दी। ठीक है, मैं ये तो 1000 हो गया भाई, पहुंचा दे। ठीक है, तो कहीं पे भी तो आएगा, जहाँ पे भी आएगा अभी दिख जाएगा क्या है। उफ, ये ग्राफिक्स डॉट ये आप लोग को आवाज आती है ये चिड़ियों की? हम्म। जी सर। यस सर, आते हैं। आती है पता नहीं सर। कहाँ से बोलते हैं ये। रेक्ट ड्रॉ रेक्टेंगल पैरामीटर सर 5 दिए हुए हैं, देख। रेक्टेंगल RECT रेक्ट क्लियर रेक्टेंगल है, हमें क्लियर नहीं करना है, ड्रॉ रेक्टेंगल करना है, तो ड्रॉ डालिए, ड्रॉ रेक्टेंगल। ठीक है, ड्रॉ रेक्टेंगल है बेसिकली मेथड का नाम। 5 पैरामीटर नहीं है, 4 पैरामीटर है रेक्टेंगल में। 5 क्या चीज हो सकती है आप बताओ? आपने 5 लिखा है ना आपने सर? 5 डाला है। आपने 5 देखिए डाला सर, है। आप हमने 5 लिख दिया है। अच्छा जी, तो बस देखिए, हमने यहाँ से क्या कर दिया, डी डॉट सेट। अब उसके बाद इसकी हमने कर दी साइज सेट कर दी, सेट साइज हमने दे दिया है इसका 400 विड्थ दे दिया, 400 हाइट दे दिया। ठीक है, तो बस इसे चला देते हैं। देखिए, हाँ, प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेस कर देते हैं। अच्छा जी, अभी हमने ग्राफिक्स इसे बड़ा कर देते हैं और थोड़ा, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का क्यों आ रहा है भाई? हमने तो ब्लैक कलर दिया ही नहीं सर था आपने इसका। लेआउट शायद सेट नहीं किया इसलिए। हम्म, सर लेआउट आपने सेट नहीं किया शायद इसलिए। लेआउट तो ऑप्शनल होता है, आप दीजिए ना दीजिए। करना पड़ेगा सर फ्रेम पर, जी ऐड नहीं करना पड़ेगा फ्रेम पर। नहीं, फ्रेम पे ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब ड्रॉ रेक्टेंगल, इसको क्लोज भी कर देते हैं। ये कोई दूसरी चीज बन गया है ये। ऐड नहीं किया हुआ उसे। किसे ऐड करूं? हम्म, किसे ऐड करूं और कहाँ ऐड करूं? इसको जे फॉर्म पे ऐड करने की जरूरत नहीं है सर, रेक्टेंगल को। किसको ये जो कैसे करूं ऐड बताइए? रेक्टेंगल बनाया गया है सर, इसको जे फ्रेम पे ऐड नहीं किया जाएगा। कैसे करूं ऐड बताइए? हम्म, इसके पैनल पे जो जे फ्रेम है इस पे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे ऐड करूं, क्या तरीका होता है ऐड करने का, कोई बताइए, कोई अगर आप लोगों को पता है तो। ऐड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी सर। क्या कह रहे हो? ऐड करने की सर जरूरत ही नहीं है वो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ हमने लिया ही नहीं है। हम्म, अच्छा, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। अभी मैंने जे फ्रेम ये सब जो है सब कुछ कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बस इसको रन करता हूँ। अब ये मेरा जो फ्रेम है अब आया है सही। ठीक है, अब आया सही। ये कुछ और तो नहीं नोट आ रहा था, क्या पता। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ।
अभी रन करता हूँ तो ये ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये ब्लैक ही आ रहा है पूरा। जैसे मैंने फ्रेम को एक्सटेंड करके पेंट मेथड ओवरराइड किया है, पब्लिक वाइड पेंट और ग्राफिक्स टाइप का पैरामीटर लिया है। लेकिन सर अभी ग्राफिक्स में कुछ तो भी ड्रॉ तो मतलब कुछ भी नहीं है कि जैसे ग्राफिक्स का ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे कुछ ड्रॉ करके एक बारी देखिएगा, देखिए मतलब शायद कलर न्यू वगैरह फ्लो लेआउट, और यहाँ पे मैंने फ्लो लेआउट ऐड कर दिया। ये ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल तो हमने कर ही दिया। एक काम करता हूँ, मैं जे फ्रेम पे ये न चला के मैं फ्रेम के ऊपर चलाता हूँ है ना, मैं फ्रेम के ऊपर चलाता हूँ इसको। जे फ्रेम पे ग्राफिक्स डायरेक्टली वो जो डिफरेंट वो होते हैं ना, हमारे पेन होते हैं, वो उसके वजह से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक बैकग्राउंड कलर करके देख सकता है कि नहीं। तो देखिए बेसिकली दिक्कत यही थी ना कि हमने पहले जे फ्रेम मतलब जे फ्रेम को एक्सटेंड किया था अपने प्रोग्राम में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, ठीक है, जो हमारे जो डिफरेंट पेन होते हैं जैसे लेयर्ड पेन, ग्लास पेन, रूट पेन, कंटेंट पेन, तो उनका यूज करना पड़ेगा फिर मुझे, है ना। फिर यहाँ पे ग्राफिक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा उसके कौन से पेन में वो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ना। तो वहाँ पे उससे सेट कराना पड़ेगा, इसलिए वो ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है। तो फिर मैंने अभी जो है ना जे फ्रेम की जगह फिर फ्रेम को एक्सटेंड करा दिया। ठीक है, तो जब मैंने फ्रेम को एक्सटेंड करा दिया तो फ्रेम के अंदर फिर मैंने पेंट मेथड वही है, सेम स्टेप तो वही है। पेंट मेथड को ओवरराइड कर दिया। पेंट मेथड को ओवरराइड करने के बाद हमने यहाँ पे रेक्टेंगल वगैरह जो भी ड्रॉ करना है, यहाँ पे कोई ऐड वैड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्राफिक्स को ऐड करिए, कोई कंपोनेंट थोड़ी ना है ग्राफिक्स। यहाँ पे ग्राफिक्स तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर कोई कंपोनेंट होता, जैसे पैनल होता, बटन होता, लेबल होता, टेक्स्ट फील्ड होता, चेक बॉक्स होता, तो वो हम ऐड कराते, है ना। तो इसको ऐड थोड़ी करना था। आप लोगों को मैंने बोला था कि ये चीज आप लोग पढ़िएगा, जो लेयर्ड पेन, रूट पेन, कंटेंट पेन, ग्लास पेन है। पढ़ा पढ़ा प्रदीप? अभी तो नहीं सर। आरिफ? नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? कौशल सर आपने? नहीं सर पढ़े हम, 2 दिन से तो फीवर में हैं सर। ओ, आपका वो बना दिया था कैलेंडर, जो डेट पिकर बना दिया था, उसको दे दिया था, देखा आपने? वो हो गया था। नहीं देख पाए। अल्तमस तो बताया है। और कौन है? आप लोग प्रैक्टिस करके नहीं दे रहे, और कौन है क्लास में? अनिकेश हो क्लास में? तो भाई क्या मैं बताऊं, कुछ आप लोगों से कहता हूँ कि भाई यार कुछ मुझे करके दीजिए कुछ। राहुल, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? इवनिंग में सर प्रोग्राम भेज देंगे इसके साथ पेन के। अच्छा, चलो बढ़िया। अब क्लासेस सर बहुत यादव जी ज्यादा थी। प्रोग्राम बना रहे हो? यस सर। कोई प्रोग्राम तो आता नहीं है आपका। अब ऐसा ना हो कि प्रोग्राम के चक्कर में आप कहीं घूमने का प्रोग्राम बना के दे देना कोई और। नहीं सर, बनाया है सर लॉगिन का प्रोग्राम। और ये रंजीत चकोटिया का तो प्रोग्राम वैसे, गुड मॉर्निंग इनका सुबह सुबह आएगा। गुड मॉर्निंग तो फिक्स है आएगा, प्रोग्राम नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग इनका आता है, प्रोग्राम आए ना आए गुड मॉर्निंग का प्रोग्राम तो जरूर आए। उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डाल के दे दो कम से कम।
ऐसे लिखने से अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे मिल जाता है तो ग्राफिक्स के अंदर जो भी आप ड्रॉ करोगे चीजें ये फ्रेम पे दिखने लगेगी। ठीक है, और अब आपको जो भी बनाना है ग्राफिक्स के जरिए, अब जैसे मैंने ड्रॉ रेक्टेंगल कर दिया, ठीक है, ड्रॉ यहाँ पे आर्क कर दिया, सेट कलर कर दिया, मतलब जो जो भी आपको करना है यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, अपने फ्रेम का बैकग्राउंड सेट करता हूँ, टी डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे ले लिया हमने कलर डॉट, ठीक है, येलो, ठीक है। अच्छा स्क्रीन सर वो बहुत ज्यादा डिले हो रही। अच्छा वो भी करके देखा, जो वॉलपेपर वाला जो था प्रोग्राम, वो करके देखा, चला था? हाँ, कौन सा सर? अब देखो क्या है, मुझे नहीं पता भाई, छोड़ो, जाने तो बात है, रात की बात है, छोड़िए, जाने दो। सर अभी वो वाला यस सर अभी नहीं सर कर पाए। भाई उसके लिए बता ही दिया था ना, यस। वो भी देख लेते। और वो सिंगल लाइन का कोड नहीं मिला हमें, कि सिंगल लाइन से कैसे कोड, क्या कोड हो सकता है। अच्छा, इस पे अब एक मैंने वहां पे कलर सेट करा और यहाँ पे भी सेट कलर करता हूँ। तो यहाँ पे सेट कलर जो करूंगा वो बेसिकली मैंने यहाँ लिख दिया कलर डॉट रेड, है ना। तो ये ग्राफिक्स का कलर होगा और नीचे हमने जो कलर सेट करा वो फ्रेम का कलर होगा। ठीक है, तो आप खुद ही देख लीजिए क्या डिफरेंस आया। डिफरेंस दिख रहा है ना? डिफरेंस दिखा? यस सर। यस सर। जो मैंने जी कलर, सर। जो बैकग्राउंड कलर सेट किया था वो फ्रेम का था, और रेक्टेंगल का जो हमने सेट किया था वो, अब देखो इसका एक्स पोजीशन बढ़ाओगे घटाओगे तो ये राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो एक्स और वाई आप बढ़ाइए, विड्थ हाइट बढ़ाइए, आपका उसी हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, ड्रॉ एक होता है ड्रॉ और एक होता है फिल। तो ड्रॉ का मतलब बना के दिखाना और फिल का मतलब भरा हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ फिल रेक्टेंगल भी एक होगा मेरे ख्याल से, फिल रेक्टेंगल, फिल रेक्टेंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, जब हम फिल करेंगे ना तो ये भरा हुआ आएगा, दिख रहा है? यस सर। जी जी सर। तो ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, रंजीत। जी सर। आजकल भाई तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे, राहुल पे, राहुल कहाँ, राहुल तो बोलता ही नहीं है, आता है चला जाता है। छूट गया था सर, उसी का मैं सर रिवीजन कर रहा हूँ सर, पीछे का जो छूटा है। रिवीजन करते रहो, रिवीजन का क्या है, रिवीजन तो चलता ही रहेगा, ठीक है। अब ये नया टॉपिक चल रहा है ना, जो छूट गया उसे छोड़ दो, जो नया जी सर, टॉपिक चल इसी में रहा का है। सर, इसमें का सर छूटा था वो AWT वाला। AWT अलग है, स्विंग अलग है, इवेंट हैंडलिंग अलग है, ठीक है, और आपका ये ग्राफिक्स अलग है, और एप्लेट बताने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल अलग है। मतलब ये सब GUI से रिलेटेड ही है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लोज होगा नहीं, अभी तो मैंने क्लोजिंग का इवेंट नहीं लिखा। अब देखिए, तो ड्रॉ रेक्टेंगल चल जाएगा, फिल रेक्टेंगल चल जाएगा, ठीक है, DRAW। और उसके बाद और क्या करना है, जो आपको करना है वो ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ लाइन हो जाएगा। लाइन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट, ड्रॉ लाइन, लाइन में होता है x1 y1 x2 y2, x1 100 और y1 भी 100 दे देंगे तो वहीं रह जाएगा, नहीं, x1 100 और y1 200, x2 कितना दे दें भाई, कितना दे दें x2? 100 दे हम्म दी। हम्म 300, 100 दे दो सर। हाँ, 100 सर, 100 केवल। 100 ही दे दें, चलो 100 ही दे देते हैं, और इसको भी 200 दे देते हैं,
तो ये एक लाइन ड्रॉ होके आ जाएगा अभी हमारे लिए, ठीक है। ये कहाँ भाग गया लाइन, लाइन ही नहीं दिख रही है 100 पे कुछ। यार x1 y1 अगर सब दोनों वैल्यू सेम दे दोगे, फिर x1 का भी 100 दे दिया, y1 का भी 100 दे दिया, तो वहीं रह जाएगा ना। कैसे करके मानोगे भाई? ये देखो, ये सही चला ना, अब आया ना लाइन। मैंने इसको 300 दे दिया, इसके बगल में आया है, ठीक है। इसके बगल में देखो एक लाइन ड्रॉ हुई है। थोड़ा इसका वैल्यू आप और चेंज करिए, और इसको 100 से जो है 200 कर दीजिए, इसको 400 कर दीजिए, इसको 500 कर दीजिए, तो आपका जगह मतलब चेंज होगा। देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गया है, ये इस तरह से लाइन। अब आप इसको सीधा करना चाहते हो, टेढ़ा करना चाहते हो, जैसे लग करना चाहते हो, आप पोजीशन चेंज करोगे, ये वैल्यू चेंज होगी। x1 y1 फिर x2 y2, समझ रहे हो ना। और क्या करना है, आर्क डिजाइन करना है, तो डॉट ड्रॉ, यहाँ पे हमने आर्क ले लिया, मतलब ड्रॉ आर्क, इमेज ड्रॉ करना है तो इमेज ड्रॉ कर लीजिए, जो भी ड्रॉ करना है यार। उसमें कुछ ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आप तो खुद होशियार हो। आप पॉलीगन, रेक्टेंगल, स्ट्रिंग ड्रॉ करना है, स्ट्रिंग का मतलब कुछ लिखना है आपको, वो आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, फ्री हो। ओवल बनाना है, ओवल बना लीजिए। मेथड है, क्लास है, यहाँ पे एक्स वाई और विड्थ हाइट 4 का पैरामीटर जा रहा है। तो x हो गया हमारा 400, y हो गया हमारा 400, विड्थ जो है हमारा 200 और 200, इतना हमें दिखाना है। ये देखिए, ये ओवल है, ठीक है। तो ओवल, सर्किल, रेक्टेंगल, जो कुछ भी आपको बनाना है, स्ट्रिंग, इमेज, जो कुछ भी ड्रॉ करना है, आप ग्राफिक्स के एक ऑब्जेक्ट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही जावा के अंदर ये ग्राफिक्स ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी जी, जिनको आप यूज कर सकते हो। इनको यूज करने के लिए बस आपको क्लास पता करना है। आप मेरे से पूछ लो, इंटरनेट पे सर्च कर लो, पूछो सर ये कैसे होता है, तो जो भी काम होगा उसके लिए क्लासेस होंगी। क्लासेस अगर डायरेक्ट रूप से यहाँ पे अवेलेबल होंगी तो कोई लाइब्रेरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो उन क्लासेस का मतलब जार फाइल, उन क्लासेस की लाइब्रेरी को लाने के लिए उनका जार फाइल अपने कोड में ऐड करना पड़ेगा। बस जार फाइल लाइए, ऐड कर लीजिए क्लासेस। तो जावा में क्या सीखना है, बस क्लासेस को यूज करना सीखना है, तरीका सीखना है कि क्या करना है। एक बार इसको, अब जैसे मैंने ग्राफिक्स को भी यूज, तो ग्राफिक्स भी तो यूज करने का एक तरीका पता होना चाहिए ना। अगर नहीं पता था तो हमें क्या लग रहा था कि जी ग्राफिक्स को फिर फ्रेम पे ऐड करोगे, तो वो कंपोनेंट नहीं है ना कि ऐड करेंगे हम। तो एक तरीका है जी, हमने अपना हमें क्या करना होता है जी, इनहेरिटेंस के माध्यम से एक फ्रेम बनाना है। इनहेरिटेंस के माध्यम से फ्रेम बनाना है, और फ्रेम बना के पेंट मेथड को ओवरराइड कर देना है। तो जावा कहता है जिस कंपोनेंट की विजिबिलिटी ट्रू है उसके लिए हम ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पेंट मेथड में पहुंचा देंगे, बस बात खत्म रन टाइम पे। तो रन टाइम पे ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेज देता है जेवीएम। ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट नहीं, उसको इनहेरिट करने वाली किसी क्लास, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास आप बोल सकते हो, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ आता है। सर पेंट मेथड को ओवरराइड करना जरूरी है, इसके अलावा और कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसके वजह मतलब यूज कर सकें? हाँ, एक तरीका और है, गेट ग्राफिक्स करके मेथड होता है।
उसके थ्रू भी हो सकता है, गेट ग्राफिक्स, उसे भी कर सकते हो। पेंट नहीं चलाना है तो गेट ग्राफिक्स के थ्रू भी चला, ठीक है। और उस केस में इनहेरिटेंस करना जरूरी है, डी डॉट गेट ग्राफिक्स, ये देखिए ये गेट ग्राफिक्स, ठीक है, ये चला, इससे भी आ जाएगा। तो ये मैं बताने ही वाला था, मतलब ये एक और तरीका है कि गेट ग्राफिक्स आप चला दीजिए तो इनहेरिटेंस नहीं करना पड़ेगा। आप इसको जब आप अपने फ्रेम के ऊपर ऐसे भी चलाओगे तो गेट ग्राफिक्स से ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इन्हीं को हम फैक्ट्री मेथड्स बोलते हैं, इन्हीं को फैक्ट्री मेथड बोलते हैं। मेथड को चलाने से ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो आई होप आपको फैक्ट्री मेथड समझ में आता है। नहीं आता है तो मैं समझा दूं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। भाई मेथड को कॉल करने से ऑब्जेक्ट तो मिल सकता है ना भाई, जैसे फॉर नेम मेथड कॉल करने से क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, ठीक है। गेट क्लास मेथड करने से क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। यस किसी भी मेथड को कॉल कर लो, मेथड का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर दो। तो गेट ग्राफिक्स मेथड का रिटर्न टाइप ग्राफिक्स टाइप का है, गेट ग्राफिक्स का रिटर्न टाइप ग्राफिक्स टाइप का है। ग्राफिक्स जो है ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब किसी मेथड का रिटर्न टाइप अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप का कर दिया जाए तो फिर गेट मेथड के अंदर क्या रिटर्न करवाओगे? बताओ अल्तमस। अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस टाइप का कर दिया जाए तो फिर कैसे उससे रिटर्न करवाओगे आप? जी सर, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का। उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इसी के अंदर बना के रिटर्न जी हो जाएगा। जी जी। ये ट्राई कर लेंगे आप लोग? हाँ जी, यस सर। बस कुछ करना नहीं है, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ग्राफिक्स मतलब गेट ग्राफिक्स ऐसे चलाइए, ये ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। और इस केस में इनहेरिट करने की भी जरूरत नहीं है कि फ्रेम को इनहेरिटेंस के थ्रू करोगे आप, ठीक है। ये आप एसोसिएशन भी करके आप कर सकते हो, तो ये दूसरा तरीका है, सेकंड अप्रोच है। और कोई तरीका मे भी हो सकता है, मुझे तो मतलब याद नहीं है ना पता है अभी। ऑब्जेक्ट तो वैसे नहीं बन सकता, बट पेंट वाला जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, पेंट मेथड में कुछ करना नहीं है, ओवरराइट मारना है, काम हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफिक्स, ये हमारी ग्राफिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट में से यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स 2D करना है तो 2D भी यूज कर सकते हैं, 2D भी यूज करिएगा आप जरा। ग्राफिक्स 2D है ना, मैंने कभी यूज नहीं करा, मतलब आप लोग देखो, आप लोगों के पास टाइम है, एकदम बिल्कुल खाली हो, जब मर्जी जो काम आपको दिया जाए आप काम करो। ये नहीं कि सर ये हो गया वो हो गया सर, वो तो बिल्कुल वो बात हो जाती है कि पूछा जाए, बच्चों से पूछा जाता है कि सर बेटा होमवर्क हुआ? नहीं वो सर ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं भाई काम करके देना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं। थोड़ा आप दो चार क्लासेस यूज करो, दो चार क्लासेस मैं यूज करूँ, तो ये क्लासेस ऐसे ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल पहाड़ की चीजें हैं, ये खत्म ही नहीं होंगी। अभी पढ़ो बैठ के, अभी इतने सारे कंपोनेंट और भी आएंगे स्विंग के अंदर, तो कुछ यूज करो, दो चार चीजें आप भी कुछ यूज करो कि सर मुझे ऐसा करना है, कुछ ऐप यूआई एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करो। जैसे रजनीकांत जो दिखा रहे थे बना रहे थे, अच्छा है, बढ़िया है, उन्होंने अपना सैटरडे संडे पूरा लगाया, लग रहा है उसी पे काम कर रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल आप यूज करते रहिएगा, और भी चीजें आएंगे, कुछ नई भी क्लासेस लेके आओ कि सर इस क्लास का क्या यूज होता होगा। अगर वो ऐसा होगा कि मैं आगे बताने वाला टॉपिक होगा, बोल दूंगा आगे बताऊंगा, नहीं तो तुरंत बताऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि जी तुरंत बता दूं आपको, नहीं तो ऐसा भी होगा वो नहीं पता होगा, हम डॉक्यूमेंट देख के हम उसको पढ़ लेंगे। तो पढ़ना सीखना है।
पढ़ना सीखना है कि पढ़ना कैसे है। जावा में बहुत सारी क्लासेस हैं, हज़ारों क्लासेस हैं, लाखों क्लासेस होंगी हर एक काम के लिए। उन क्लासेस के बारे में सीखना है बस। तो देखिए सारी पढ़ाई जो उस तक की थी बस, उसके बाद की पढ़ाई जो होती है इम्प्लीमेंटेशन है। ये सब इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हो। ध्यान से देखो तो ऊप्स के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है। इनहेरिटेंस होता है तो चाइल्ड क्लास का के ऑब्जेक्ट पे हम पेरेंट का मेथड चला सकते हैं, जो कि हम चला रहे हैं। फिर मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, तो ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। एफसेट क्लास क्या होती है पता होना चाहिए। एफसेट की इनहेरिटेड क्लास क्या हो रही है, आ रही है, कहाँ से आ रही है। कहीं ग्राफिक्स एक एफसेट क्लास है तो एफसेट क्लास का फीचर पता होना चाहिए। अब जिसको नहीं पता है, थोड़ा बहुत भी पता है, बस सोचता है कि जबरदस्ती ठीक है होता होगा कर लेंगे, तो वो तो अलग बात है। लेकिन एक फीलिंग आ जाती है ना, तो गलती नहीं करेंगे। अच्छा चलो ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा जैसे मुझे भी कोई चीज़ें अगर नहीं पता होती है तो मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ। चलो अच्छा ऐसा करके देखते हैं, क्या पता ऐसा चल जाए, क्या हो ऐसा हो जाए। लेकिन जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमें वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, अच्छा है तो ऐसा होता है, बस बस हमें पता है। कंसेप्ट क्लियर होगा तब। तो अगला जो चीज़ है वो हम बात कर रहे थे एप्लेट के बारे में। एप्लेट के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है। एप्लेट कोई ऐसे यूज वाला चीज़ है नहीं। ये सब चीज़ें तो समझ लो कि बस एक गिनाने की टॉपिक है, लेकिन पढ़ लो, नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो अभी तक जो यही कंपोनेंट्स है ना, फ्रेम, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, इनको ब्राउजर पे नहीं चला पाते हो। एप्लेट कहता है जी हम ब्राउजर पे आप इन सारी चीज़ों को चलाओ। एप्लेट भी एक काइंड ऑफ कंपोनेंट ही है। अगर आप कंपोनेंट की हायरार्की में जाइए, है ना, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके देखिए, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलेगा कि एप्लेट भी कहीं न कहीं एक कंपोनेंट है। आपको मैं दिखाता हूँ, डब्ल्यूटी की हायरार्की में दिखाता हूँ। इंडेक्स पेज ओपन करिए और यहाँ से कंपोनेंट ओपन करिए, कंटेनर ओपन करिए, पैनल ओपन करिए, मतलब जो पूरी हायरार्की थी तो ओपन करिए। कंपोनेंट चलिए मैंने ओपन कर दिया। कंपोनेंट की जो सब क्लासेस हैं वो बटन, लेबल, कंटेनर है। कंटेनर के अंदर आता है विंडो एंड पैनल। पैनल में जाते हैं, और पैनल की जो क्लास है वो है, यहाँ दिख नहीं रही है यार, पैनल की जो क्लास है वो हमें दिख नहीं रही है, सॉरी यार, पैनल की इनहेरिटेड क्लास नहीं दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, चलिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ बैक करके ये एप्लेट एक अलग ही वो है, मतलब पैकेज है। तो मैं आपको पैकेज एप्लेट पैकेज में लेके जाता हूँ, वहीं से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे क्या कर लिया, cmd चलाया और हमने फिर लिखा जावा डॉक और फिर हमने लिख दिया star.java, ठीक है। तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स HTML एक बनी है, इसे ओपन करता हूँ। तो एप्लेट यहाँ पे है, एप्लेट ये देखो। अब आप इसकी हायरार्की देख लो, खुद ही आपको पता चल जाएगा इसकी हायरार्की में क्या है, ये इसकी हायरार्की कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। सबसे ऊपर देखिए ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट है, कंटेनर है, फिर पैनल है, फिर एप्लेट। दिख रहा है आपको? तो अगर आप एप्लेट क्लास को देखो तो एप्लेट क्लास इंटरनली एक्सटेंड कर रही है पैनल को। अब पैनल एक्सटेंड किसको करती है, कंटेनर को, नहीं विंडो को। विंडो एक्सटेंड किसको करता है, कंटेनर को। कंटेनर इसको किसको किसे एक्सटेंड करता है, कंपोनेंट को। तो एप्लेट, पैनल, कंटेनर एंड कंपोनेंट, so indirectly applet is a component। अगर मैं बोलूं एप्लेट एक कंपोनेंट होता है तो कोई गलत नहीं कहेगा। बटन इज अ कंपोनेंट, लेबल इज अ कंपोनेंट, इज अ रिलेशन है ना, इज अ रिलेशन। देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, एकदम ऊप्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन मतलब इनहेरिटेंस। एप्लेट इज अ कंपोनेंट, क्यों इज अ कंपोनेंट, क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है। बटन इज अ कंपोनेंट, लेबल इज अ कंपोनेंट, टेक्स्ट फील्ड इज अ कंपोनेंट। अब बात समझ में आ गई। उसी तरह से यहाँ पे
ऐसा जैसे एप्लेट होता है ऐसे वहाँ जे पैनल के अंदर जे पैनल को इनहेरिट करके जे एप्लेट भी बना होगा। ऐसा भी है। तो एप्लेट इज द कंपोनेंट, बट जो एप्लेट कंपोनेंट होता है और जो बाकी कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या अंतर है? एप्लेट एक ऐसा कंपोनेंट है, ये कंटेनर कंपोनेंट है। कंटेनर क्यों है? क्योंकि कंटेनर को इनहेरिट करता है, इसके पास कंटेनरशिप की कैपेबिलिटी है। पैनल भी कंटेनर है तो कंटेनर भी है, कंपोनेंट भी है। रूट तो कंपोनेंट है ना, उसके बाद कंटेनर है। तो एप्लेट इज आल्सो कंटेनर। एप्लेट कंटेनर मतलब ये बहुत सारी चीजों को कंटेन करके रख सकता है। क्या कंटेन कर सकता है भाई? जो भी आप एप्लेट में दिखाना चाहते हो दिखा लो यार। हमने कहा कि सर अगर मैं एक फ्रेम बनाना चाहता हूँ या मैं एक बटन लेबल टेक्स्ट फील्ड एप्लेट में रखना चाहता हूँ, रख सकता हूँ, बिल्कुल रखिए। तो आपने कहा मैं एप्लेट में क्यों रखूं, मैं फ्रेम में क्यों नहीं रखूं? तो देखिए एप्लेट कंपोनेंट और मतलब एप्लेट का जो कंटेनर है और जो फ्रेम का कंटेनर है उसमें ये ही अंतर है कि जो एप्लेट कंटेनर है वो ब्राउजर में चलने की कैपेबिलिटी रखता है, वो ब्राउजर में भी चल सकता है। एप्लेट जावा का एक ऐसा पहला प्रोग्राम आज पढ़ने आप जा रहे हो जिसमें मेन मेथड ही नहीं है। नो मेन मेथड, खत्म। शुरुआत हो गई। अब जावा का एकदम धज्जी उड़ाने का शुरुआत हो गया, एकदम बिल्कुल एकदम एकदम। आप समझ लो कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें पढ़ोगे कि लगेगा अच्छा ये कैसे हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है। मतलब एप्लेट जावा का एक ऐसा पहला प्रोग्राम आपको मिलने वाला है जिसमें कोई मेन मेथड नहीं है। अब बताओ, तो फिर आप बोलोगे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे डिसाइड होगा, कहाँ से एंट्री पॉइंट डिसाइड होगी? ये जावा का एक ऐसा पहला प्रोग्राम भी आप पढ़ने जा रहे हो जो कि मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है। मैनेज्ड ऑब्जेक्ट। अब ये मैनेज्ड ऑब्जेक्ट क्या होती है? Managed object are those objects whose creation and management are done by the some special runtime environment. किसी स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के माध्यम से इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। पहले से आपको नहीं मैनेज करना है इसे, कोई स्पेशल रन टाइम। हमारे केस में वो स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट या तो ब्राउजर के अंदर होता है जेआरई, या हमारे सिस्टम का जेआरई अगर ब्राउजर में एप्लीकेशन चला रहे हो, और या एप्लेट व्यूअर होता है। और ये जैसा जावा का प्रोग्राम है, मतलब जो जे फ्रेम है और एप्लेट है, दोनों कंटेनर है। लेकिन जे फ्रेम ब्राउजर पे नहीं चल सकता, एप्लेट ब्राउजर पे चल सकता है। जे फ्रेम में मेन चाहिए, एप्लेट में मेन ही नहीं चाहिए। यही डिफरेंस है। कह रहा है एप्लेट इज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट इज इंटेंडेड नॉट टू बी रन ऑन इट्स ओन बट रेदर देन एम्बेडेड इनसाइड द अनदर एप्लीकेशन। ये किसी दूसरे एप्लीकेशन में भी रन, किसी दूसरे एप्लीकेशन मतलब किसी दूसरे थर्ड पार्टी जगह पे भी चल सकता है, ब्राउजर पे चल सकता है। हम बोल सकते हैं एप्लेट इज अ स्मॉल प्रोग्राम इन जावा। अगर हमसे कोई पूछेगा एप्लेट क्या होता है तो मैं तो बोलूंगा एप्लेट एक कंपोनेंट होता है, और क्या होता है भाई। बट एप्लेट कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल मतलब एप्लेट से पहले जो पढ़ रहे थे उसे एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लेट एक अलग एप्लीकेशन है और अभी तक जो एप्लीकेशन आप बना रहे थे वो अलग एप्लीकेशन है। तो एप्लेट और एप्लीकेशन कई बारी मतलब इंटरव्यू में या हमारी किताबों में हम देखते थे डिफरेंस ऐसे लिखा रहता है, एक तरफ एप्लेट एक तरफ एप्लीकेशन। एप्लेट और एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है? इसका मतलब एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि एप्लेट के छोड़ के बाकी चीजों को एप्लीकेशन बोल रहे हैं। वो एप्लेट के छोड़ के बाकी चीजों को एप्लीकेशन बोल रहे हैं। एप्लेट एक अलग एप्लीकेशन हो गई और बाकी एक अलग एप्लीकेशन हो गया। तो एप्लेट और एप्लीकेशन में पहला अंतर है, एप्लेट एक ऐसा जावा का पहला प्रोग्राम है जो ब्राउजर में चलने की कैपेबिलिटी रखता है। ब्राउजर में चल जाता है, बस ऐसा नहीं कि ब्राउजर में पेज वेज बना देता है, डायनेमिक पेज बना देता है, नहीं। ब्राउजर में इसको प्रोग्राम चला सकते हो, यानी कि आप रेक्टेंगल, ओवल, सर्किल, वेलकिल जो भी आपने अभी ग्राफिक्स पढ़ा है ना, ये ग्राफिक्स भी आप क्या कर सकते हो, आप ब्राउजर में दिखा सकते हो। बटन लेबल टेक्स्ट फील्ड भी दिखा सकते हो। एप्लेट एक ऐसा जावा प्रोग्राम है जिसमें कोई मेन मेथड नहीं। तो ये मेन दो डिफरेंस है एप्लेट और एप्लीकेशन। नॉर्मल प्रोग्राम ब्राउजर में ही चल सकते हैं, एप्लेट प्रोग्राम ब्राउजर में चल सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्राम में मेन मेथड होता है, एप्लेट में मेन मेथड नहीं होता है। तो फिर एप्लेट को मैनेज कैसे करा जाता है? इसीलिए एप्लेट को मैनेज्ड ऑब्जेक्ट बोला जाता है। मैनेज्ड ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट हुज क्रिएशन एंड मैनेजमेंट आर डन बाय द सम स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट। मैनेज्ड ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका मैनेजमेंट पहले से किया गया हो, दैट इज मैनेज्ड, व्हिच इज ऑलरेडी मैनेज्ड बाय सम स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका मैनेजमेंट पहले ही किसी स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड।
ठीक है। एंड मैनेज्ड ऑब्जेक्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है ना, वो उनकी लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू डिटरमाइन होता है। उनके लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू उसे चलाया जाता है। ठीक है। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम समझते हैं, फिर थियरी और समझेंगे और थियरेटिकल बातें समझेंगे। ठीक है। आपको ये जान के बिल्कुल हैरानी होगी कि जब ये HTML वगैरह भी नहीं हुआ करता था, तो एप्लेट वो जावा का प्रोग्राम होता था जो ब्राउजर पे चलता था। समझ रहे हो? उस टाइम पे भी चलता था ये। मतलब HTML भी लोग उतना ज़्यादा यूज नहीं। आज तो वेब पेजेस के रूप में HTML एक जगह दूसरी जगह चला जाता है, चला आता है। तो ब्राउजर में एप्लेट यूज हुआ करता था इंटरनेट के प्रोग्राम के रूप में। ये एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए भी ज़्यादातर यूज करा जाता था। इंटरनेट के प्रोग्राम के रूप में लोग एप्लेट प्रोग्राम यूज किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह एप्लीकेशन मेल को भेजने के लिए, मेल सेंड करने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए भेजा करते थे। लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, तो टाइम ज़्यादा लगता था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी थी। इनसे कहीं न कहीं कह सकते हो सिक्योरिटी तो थी, लेकिन उतनी बेटर स्पीड नहीं थी, जिसकी वजह से इसको हटा के लोग आज वेब पेजेस के रूप में HTML वगैरह और सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्राउज़र में ही चलेगा, ब्राउज़र में चला सकते हो, ऑप्शनल है। बट ठीक है, कैसे बनाएँगे इसके प्रोग्राम? बहुत आसान होता है इसका प्रोग्राम बनाना। एक लाइन के। इसमें सर हाँ जी? इसमें एप्लेट में ऐसी क्या खास चीज होती है जो ब्राउजर में मतलब रन हो जाती है? किसी चीज़ में कुछ ख़ास चीज़ नहीं होती है। ब्राउज़र में आप भी अपना प्रोग्राम चला दो, ब्राउज़र में JRE ऐड कर दो, चल जाएगा। और क्या? ब्राउज़र के अंदर आप JRE ऐड कर दो, कोई भी प्रोग्राम ऐड करा लो। आप स्विंग के प्रोग्राम को भी ब्राउज़र में चला सकते हो। बताओ? यस सर, चला सकते हैं। तो मतलब सर जैसे मान के चलिए किसी और को हमने प्रोग्राम, तो उसको भी ऐड करना ही पड़ेगा JRE? बिना ब्राउज़र में JRE के चलेगा नहीं। बिना ओ, ब्राउज़र में अगर JRE जब तक नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। चाहिए। ठीक है। ये लीजिए, मैंने एप्लेट एक्सटेंड कर दिया, एप्लेट से एक्सटेंड कर दिया बस। जहाँ फ्रेम को एक्सटेंड किया था वहाँ एप्लेट कर दिया बस, और इसी को चला लो बस। ये देखो, चला। मेन मेथड, अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा अलग होगा ना ये, जैसे मेन नहीं होता है ना, तो इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। मेन चाहो तो बना भी लो, लेकिन फिर मेन बनाओगे तो फिर मेन को कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बना लिया, लेकिन मैं बिल्कुल अलग तरीके से बताता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं पेंट वेंट के माध्यम से आपको बताऊँ। ये लीजिए, ये बन गया एप्लेट का प्रोग्राम। देखिए, आप कोई भी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है जिसका मैनेजमेंट आप करने वाले हो, तो कर लो यार। ऐसी खास खास बात यही है कि आप इसे मैनेज करना चाहते हो। अब देखो, इसे मेन मेथड नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? तो ये पहला प्रोग्राम आप पढ़ो जहाँ मेन मेथड नहीं है। आगे चल के जो एडवांस सेशन होगा उसमें कहीं मेन ही नहीं होगा, उसका क्या करो, कहीं मेन ही नहीं मिलेगा आपको। एंड्रॉयड में आपको मेन मेथड नहीं मिलेगा, बस आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो इनमें खास बात यही होती है कि जी, इनको मैनेज करके कहीं रख दिया जाता है। इसके लिए कोई टूल बना दिया जाता है जो इसको चलाएगा, जिसका मैनेजमेंट करेगा। समझ रहे हो? तो अगर आप JDK के बिन में जाके देखो तो एक टूल होता है एप्लेट व्यूअर। तो वो एप्लेट व्यूअर जो टूल होता है ना, वो इस एप्लेट को चला सकता है, वो इसका मैनेजमेंट करेगा। या तो अगर ब्राउजर में चलेगा तो ब्राउजर में कोई JRE डाल दीजिए, वो उसे रन कर देगा, और JRE में प्रोग्राम लिख दिया गया कि इसको ऐसे ऐसे कॉल करना है, तो ऐसे चला देगा। अगर ब्राउजर में JRE है तभी चलेगा भी, ऐसा नहीं है तो नहीं चलेगा। उसी को प्लगइन बोलते हैं कि जावा की प्लगइन चाहिए भाई, नहीं मिल रही है, नहीं चल रही है। तो अगर मैं अभी, ये एप्लेट प्रोग्राम बन चुका है लेकिन ये भी रन नहीं होगा। देखो, इसको रन करूंगा मैं, कुछ नहीं रन हो रहा है, नथिंग, कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है। रन एज, इसको सर हाँ जी,
HTML के थ्रू भी तो रन किया जा सकता है ना? HTML से भी रन करा जा सकता है। देखिए रन एज जावा एप्लेट कर दिया मैंने यहाँ पे, रन एज जावा एप्लेट कर दिया, अब ये रन हो गया। इक्लिप्स में तो यहाँ ये ऐसे ऑप्शन आता है रन एज जावा एप्लेट, तो ये रन हो गया। अगर हम इक्लिप्स पे काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे रन होगा? चलो इक्लिप्स के बिना रन करते हैं। इक्लिप्स में तो अब मजा नहीं आता, इक्लिप्स में तो समझ लो कि बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, पकी पकाई चीजें मिल जाती हैं। अगर आप इसको बंद कर दीजिए, आप ऐसे नोटपैड पे चलाइए, कैसे चलाओगे आप? ये नोटपैड पे आपने लिख दिया, ये क्लास बना दिया, ये एप्लेट बन गया, बस इतने से। इसको सेव कर दिया जी, डेमो डॉट आपकी जावा। बहुत डिले आ रही है सबको सबको डिले आ रही है अभी। भाई? यस सर। हम्म जी सर। जी सर। अभी क्या दिख रही है आपको? यस सर। अभी अभी नोटपैड दिख रहा है नोटपैड में क्या दिख रहा है? सर। डेमो आपने एंड क्लास बनाई है हम्म और एक्सटेंड एप्लेट किया। तो यही इतना किया है भाई, और क्या किया आपने? अभी क्या दिख नहीं रहा है? तो आप रुके हुए हैं, डेमो क्लास को एक्सटेंड मतलब एप्लेट से किया गया है, लेकिन जैसे आप बोल दिया फिर उसके बहुत अभी अभी तेज क्या मतलब। किया है? अभी क्या दिख रहा है? इसके अंदर कुछ और भी दिख रहा है? नहीं सर, सेम है। हाथी दिख रहा है। हाथी दिख रहा है सर। यस, अब और आया हाथी सर। दिख रहा है सुबह सुबह, तब क्या चाहिए? ठीक है, बट आपको पता ही है थोड़ा सा लेट तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो लैगिंग चलता ही है। तो देखिए मैंने क्या करा, अ, यहाँ पे ये देखिए, हमने डेमो क्लास अपना रेडी कर लिया, एप्लेट से एक्सटेंड कर दिया। अब इसको चलाएंगे, कंपाइल करेंगे तो कंपाइल हो ही जाएगा, रन ही नहीं होगा। रन क्यों नहीं होगा? जावा सी डेमो क्योंकि डॉट उसमें जावा रन नहीं मेन होगा। मेथड नहीं होगा है, इसीलिए नहीं रन होगा ये। और उसके बाद अच्छा, ये इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा एप्लेट को, तो एक्सटेंड कर लेंगे, एप्लेट इंपोर्ट कर लेंगे, सॉरी इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। जावा सी डेमो डॉट जावा कंपाइल कर दिया इसे, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये रन होके नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं रन होके आएगा? क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं है। तो ये कह रहा है कि मेन मेथड बनाइए, और एप्लेट एक प्रोग्राम है, कहता है कि मेन मेथड की जरूरत नहीं है। तो आप भी ऐसी क्लासेस बना सकते हो जिसमें मेन मेथड नहीं होगा। तो इसको चलाने के लिए आप कुछ तरीका जोड़ लो, कोई कुछ अपनी क्लास बना लो, अपने उसके अंदर मेन मेन बना लो और कह दो कि उसके थ्रू चलाओ, फिर मेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेन की तो जरूरत पड़ती है इनडायरेक्टली, अगर देखा जाए तो आपको कोई टूल बना देना होगा। तो एप्लेट व्यूअर नाम का एक टूल होता है जो जेडीके के बिन में है। तो बस आपको लिखना है एप्लेट व्यूअर, APPLET एप्लेट व्यूअर, ठीक है। उसके बाद अपनी क्लास का नाम डॉट जावा, डॉट जावा भी लिख सकते हो, डॉट क्लास भी लिख सकते हो, फिर इससे चल जाता है। तो एप्लेट व्यूअर अगर आपको सीएमडी से चलाना है, ब्राउजर से चलाना है, तो ब्राउजर से भी चला सकते हो। ब्राउजर में चलाने के लिए अलग ही कहानी होती है, आपको ब्राउजर में JRE ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको HTML में प्लग करके ब्राउजर में चला सकते हो। बट इस तरह से हम एप्लेट व्यूअर से अभी चला रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे चलाना है ब्राउजर में। तो ये जो एप्लेट व्यूअर है जिसके थ्रू मैं इसको चला रहा हूँ, एप्लेट व्यूअर डेमो डॉट जावा करके, तो जो एप्लेट व्यूअर टूल है उसके अंदर मेन मेन होगा, उसके अंदर इसका मैनेजमेंट करा गया है। मैंने क्या बोला, एप्लेट एक मैनेज ऑब्जेक्ट है। तो मैनेज ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट पहले से किसी स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू करा गया है। वो स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट कुछ और नहीं है, एप्लेट व्यूअर है अभी तो एप्लेट व्यूअर में वो सब करा गया है, मैनेज करा गया है कि कैसे कैसे ये चलेगा। अब ये एप्लेट व्यूअर है, इस पे अगर मैं रन करूंगा तो अभी मेरा एप्लेट नहीं रन हो के आया, अगर आप देखो
ये रन हुआ एप्लेट, लेकिन जो कुछ चीजें थी जो मिसिंग थी उसकी वजह से एप्लेट नहीं रन हुआ। वो क्या चीज थी? वो पहला चीज ये था कि भाई एप्लेट एक कंटेनर है ना, इसको चलाने से कंटेनर बन के आता है। कंटेनर की विड्थ और हाइट होती है, और वही विड्थ हाइट मिसिंग है इसमें। एप्लेट व्यूअर कहता है कि मैं किस साइज का विड्थ और हाइट बनाऊं, वो तो मुझे पता ही नहीं है। आपने कहा इक्लिप्स में तो चल गया था, इक्लिप्स की बात ही अलग है ना। इक्लिप्स में एप्लेट व्यूअर अपने आप चल गया होगा, इसीलिए इसीलिए कहते हैं बिना इक्लिप्स से पढ़ाई करो पहले, ठीक है। और वहां पे विड्थ हाइट सब कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ दे दी गई होगी, तब वो चल गया। अब अगर यहाँ से आप चलाना चाहते हो, मैनुअली आपको चलाना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं न कहीं आपको एप्लेट व्यूअर को इस पर्टिकुलर डेमो मतलब एप्लेट का विड्थ और हाइट बताना पड़ेगा। किस साइज का विड्थ है, किस साइज की हाइट है, और कौन सी क्लास है आपकी। कैसे बताऊं? उसके लिए टैग होता है, टैग के माध्यम से बताना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे टैग लगाना पड़ता है, और यहाँ पे टैग में आपको लिखना पड़ता है एप्लेट, ठीक है। एप्लेट करके ऐसे लिखना पड़ता है विड्थ विड्थ हाइट और उसके बाद क्लास का नाम। एक मिनट यार, मेरे पास कहीं पे पहले से पड़ा होगा, मैं उसी को उठा लेता हूँ ना। एप्लेट, ठीक है। एप्लेट कोड विड्थ और हाइट, ऐसे ये मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब मैंने इस चीज को पता है किस में डाल दिया? कमेंट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये एप्लेट का टैग लगा के फिर कोड लिखूं, फिर अच्छा मेरी क्लास का नाम डेमो है ना, तो मुझे एप्लेट कोड में डेमो लिखना पड़ेगा। विड्थ लिखूं, हाइट लिखूं, तो ये कंपाइलर हमारा नहीं मांगेगा, मानेगा, कहेगा ये एप्लेट कोड क्या है, ये विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये एंगुलर ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा कि तुझे नहीं पता है कि सब ऐसा होता है? कुछ नहीं, नहीं, मुझे तो केवल क्लास और ऑब्जेक्ट पता है। जावा यही कहता है। तो अगर जावा को क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में ही पता है, और एंगुलर ब्रैकेट में इस तरह से मैं एप्लेट कोड और ये सारा चीज लिखूं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने इसको कमेंट के माध्यम से कमेंट में डाल दिया। तो जावा कंपाइलर के लिए कमेंट हो गया ये, लेकिन एप्लेट व्यूअर को एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि मेरी एप्लेट किस विड्थ की होगी, कि क्या उसका हाइट होगा, क्या हमारी एप्लेट क्लास का नाम है। तो अब आप इसको चलाइए, अब इसे चलाइए आप। अब ये देखिए कंपाइल हो गया कोड, और ये हो गया हमारा, ये रन हो गया, ठीक है। ये देखिए ये रन हो गया। तो क्या हुआ? तो हाँ हाँ। सर मतलब इसका मतलब हम कोई भी चीज कमेंट में लिख देंगे तो एप्लेट व्यूअर समझता है। जैसे हमने अगर एसओपी सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन में अरे कुछ भी क्यों, लिख कोई भी दिया चीज कमेंट, कैसे लिख दोगे? यहाँ टैग नहीं दिया गया है कि ये टैग करके एप्लेट कोड डेमो विड्थ हाइट, ये एप्लेट का टैग है, उनका बना बनाया टैग है। कोई भी चीज कैसे दे देंगे समझ जाएगा, हाथी घोड़े दे देंगे समझ जाएगा। ये इस टैग टैग में वो टैग समझता है भाई। इस टैग के अंदर जो चीज लिख दोगे वो, इस टैग के अंदर ये विड्थ नाम का उनका बना बनाया पैरामीटर है, हाइट नाम का बना बनाया पैरामीटर, कुछ भी कैसे दे देंगे भाई। जो एप्लेट व्यूअर है वो कहता है कि आप एप्लेट की विड्थ और हाइट बताने के लिए और अपनी क्लास बताने के लिए इस टैग को यूज कर लेना। हमने कर लिया। हम अगर इस टैग को अगर कमेंट नहीं लगाते तो फिर वो एरर दे देता, कंपाइलर एरर दे देता जावा का। और एप्लेट व्यूअर के लिए इन्फॉर्मेशन हो गया, वो कहता है कि आप कैसे भी दे दो मुझे। और क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दोगे तो वो थोड़ी ना समझेगा, टैग समझता है। तो आपने देखा कि एप्लेट जो है ये अभी स्टार्टेड है, ये चल रहा है, और इसने क्या बना के दे दिया आपको? कंटेनर बना के दे दिया एक, और कुछ नहीं। एप्लेट क्या है? कंटेनर ही है। इसको यहाँ चलाओ, ब्राउजर में चलाओ, यही प्रोग्राम ब्राउजर में चला दो, यही टैग जो है उठा के HTML के अंदर डाल दो, TR, TT, VT, UD सब कुछ लिख के, है ना। ब्राउजर में अगर JRE है तो चल जाएगा, कुछ नहीं है।
इसको ऐसे बंद करिए, ये टैग जो है यहाँ से कॉपी करिए और एक न्यू HTML पेज बनाइए। HTML मेरे ख्याल से चलेगा नहीं, ब्राउज़र में मेरे जारी होगा नहीं। ठीक है, HTML के बाद क्या होता है भाई? HTML बॉडी, टाइटल, हेड, फलाना ढिमाका बहुत कुछ होता है। ठीक है, बॉडी। सर HTML के बाद हेड, उससे टाइटल देन बॉडी। अच्छा, उसके बिना मानता नहीं है ये, उसके बिना नहीं मानेगा ये। टाइटल सर कंपलसरी ना भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, हेड दे दीजिए। हेड देते हैं सर। नहीं मानेगा है? मैं हेड के बिना चला दूंगा तो नहीं मानेगा ये, बिना हेड के चला हो सकता देंगे। है सर आपसे abcd.html चल जाता है, मतलब देना जरूरी है जो आपको देना है, सही बात है। लेकिन HTML टैग के अंदर बॉडी टैग में बॉडी मैंने PG कलर दे दिया, कलर डॉट पिंक दे दिया, कलर इज इक्वल टू पिंक दे दिया, सॉरी कलर डॉट पिंक, कलर इज इक्वल टू पिंक दे दिया, तो ये पिंक कलर में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक HTML मतलब सेव कर दिया, कुछ और HTML बना दिया, इसका नाम ABCD HTML है। अब इसको मैं रन करूंगा ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, ABCD HTML को ऐसे जैसे रन करूंगा तो इसको एप्लेट कोड, एप्लेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी उसको उठाना चाहिए, लेकिन ब्राउज़र में वही है ना, JRE नहीं है, इसलिए ये देखो सही लिखा हूँ ना, HTML कोड वेबसाइट सही तो लिखा है। एक मिनट, सेंड टू ओपन विथ, सॉरी क्रोम में देखते हैं, लेट्स चेक ऑन क्रोम। एज में ही सर चलता है, क्रोम में तो और भी नहीं चलेगा। नहीं तो ब्राउज़र में अगर JRE नहीं है तो ये आपको प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शन आता है, कहता है प्लगइन ऐड करिए, एटलीस्ट ये सिस्टम में हैंग कर गया है। एक मिनट, नहीं ये मतलब लिखना ऐसे ही पड़ता है, लिखना ऐसे ही पड़ता है। हम चला लेंगे, आप लोग भी एक बार अपने एंड से ट्राई करेंगे और ये 100% चल जाता है। मैं आपको कहीं और देख लेता हूँ कि इसमें और तो कुछ नहीं लिखना होता है, एप्लेट कोड ही, एप्लेट वही सेम सेम मैंने लिखा है, सही है। एप्लेट ओपन, एप्लेट क्लोज पूरा ऐसे ऐड कर देते हैं, बिल्कुल चल जाता है। तो मतलब ये अगर ब्राउज़र में ऐसे डाल दोगे ना तो ब्राउज़र में बस चल जाएगा। अब ये ब्राउज़र का ये वेब पेज अगर सर्वर पे डाल दोगे तो सर्वर पे भी चल जाएगा ये। ठीक हो जाएगा। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, तो कहाँ गया ये, यहाँ पे। हमारा प्रोग्राम कहाँ पे था, ये डेमो वाला था ना, ये डेमो वाला था, बस ये ठीक है। तो आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज जी आ जी रही सर। है, चलो। तो बिल्कुल ये इतना टैग जो है ना, अगर हम HTML पेज में ये 110% चल जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। एक वेब पेज में अगर, अब वेब पेज क्या होता है, स्टैटिक पेज क्या होती है, डायनामिक पेज क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा, है ना। वेब पेज, वेबसाइट, ये सब का मतलब समझाऊंगा, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी उसको अगर एक साइड छोड़ दें, एप्लेट पे फोकस कर लें। तो एप्लेट का कंटेनर जो बन के आया था, उस कंटेनर में आप जो मर्जी वो कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। इवन आप कोई ग्राफिक्स भी डिज़ाइन करके डाल सकते हो। इवन जो हमने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोड करा है
वो पूरा कोड अगर मैं इसके अंदर डाल दूं तो ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पेंट मेथड को ओवरराइड करके जो हमने किया था, कंट्रोल Z, ये था ना ग्राफिक्स का कोड। ठीक है, तो ये पेंट मेथड को ओवरराइड करके जो हमने किया था ना, ये ग्राफिक्स वाला कोड, ये अगर मैं अपने एप्लेट में डाल दूं, क्योंकि ये सब तो आप जानते हैं, तो ये पूरा एप्लेट में ये चीज़ दिखने लगेगी। यही नहीं, जो मर्जी वो बनाना है वो बना लो आप एप्लेट। अब ये इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे AWT, इंपोर्ट java.awt, ठीक है, awt.star लगा देता हूँ। AWT में ही ये ग्राफिक्स, सॉरी AWT के अंदर ग्राफिक्स होगा बेसिकली, GRAPHICS, ग्राफिक्स डॉट स्टार। AWT के अंदर है या अलग से है? अगर अलग से होगा तो AWT नहीं करेंगे, जावा सॉरी एप्लेट के अंदर AWT थोड़ी ना है यार। गलत वही हो गया। तो एप्लेट के अंदर AWT नहीं है ना, और ये जो हमारा ग्राफिक्स है वो AWT के अंदर नहीं है, डायरेक्ट है। ठीक है, पैकेज ग्राफिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेट मी चेक वेयर इज द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स जो है ये बेसिकली AWT में ग्राफिक्स क्लास ऑलरेडी है, तो वो गलती हो गई थी, ग्राफिक्स अलग से कोई पैकेज है नहीं, मुझे लगा कि क्या पता हो। ठीक है, कहाँ तक कोई याद रखेगा, है ना, कोई बात नहीं। एरर आए तो समझ जाओ एरर का मतलब क्या है, बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं मैनेज। तो ये आप देखिए, ये एप्लेट के ऊपर क्या आ गया, वही सेम चीज़ ड्रॉ हो गई, है ना, फिक्स एप्लेट के ऊपर ड्रॉ हो गया। अब जो भी ग्राफिक्स आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये जो एप्लेट पूरा चल रहा है ना, ये अपने लाइफ साइकिल के माध्यम से चल रहा है, इसका लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एप्लेट जो पूरा चल रहा है, इसकी बैकएंड में लाइफ साइकिल चलती है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ साइकिल चलती है। इसकी क्या लाइफ साइकिल है, इसकी क्या क्या कहानी है, वो अब जरा समझते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब भी जो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनका क्रिएशन एंड मैनेजमेंट स्पेशल रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू होता है जरूर, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन उनकी लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू डिटरमाइन होता है। तो ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट होना है, कैसे कैसे चलना है, ये लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू डिटरमाइन होगा। अब लाइफ साइकिल मेथड्स इनके कौन कौन से होते हैं? इनके 5 लाइफ साइकिल के मेथड जो इंटरनली चलते हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है। अगर हम उनको ओवरराइड मार ले तो हमें पता चल जाएगा लाइफ साइकिल के मेथड इस तरह से ऐसे ऐसे चल रहे हैं। जैसे उनमें से एक पहला जो मेथड है वो है पब्लिक वाइड इनिट, इनिट नाम का मेथड, INIT, इनिट नाम का मेथड। अगला जो मेथड है वो है पब्लिक वाइड, नहीं इनिट नहीं है, वेरी सॉरी, स्टार्ट मेथड है, स्टार्ट है, पब्लिक वाइड स्टॉप है, इनिट भी होगा। चलो अभी देख लेते हैं कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड होता है। इनिट है, स्टार्ट है, स्टॉप है। ये लाइफ साइकिल मेथड की जो लिस्ट है ना, ये इनके पैकेज में भी यहाँ पे पड़ा होगा। ये एप्लेट की लाइफ साइकिल के मेथड्स कौन कौन से हैं। ये एप्लेट पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए मेथड की डिटेल देख लीजिए। मेथड की डिटेल में यहाँ पे देखिए सारे मेथड मिल जाए। ठीक है, तो इसमें एक मेथड स्टॉप है, एक है स्टार्ट, एक है प्ले, एक है रिसाइज, एक है इनिट, इनिट भी है, इनिट भी है। बेसिकली मैं सही जा रहा था। ठीक है, डिस्ट्रॉय भी है। ठीक है, तो एक हमारे पास मेथड हो गया पब्लिक वाइड इनिट। भाई किसने म्यूट नहीं किया है, म्यूट कर लो भाई प्लीज।
पब्लिक वाइड इनिट, पब्लिक वाइड स्टार्ट, पब्लिक वाइड स्टॉप, फिर पब्लिक वाइड डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। और फिर ये पेंट मेथड तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये नॉन लाइफ साइकिल मेथड है, लाइफ साइकिल का मेथड नहीं है, बट पेंट भी कभी 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 न कभी चलता है। तो ये जितने भी मेथड हैं, इन सारे मेथड्स को, और साथ ही साथ इसका कंस्ट्रक्टर भी एक बना लेता हूँ। इनका ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं रहे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो बनता ही होगा कहीं न कहीं इंटरनली। कौन बनाता होगा? एप्लेट व्यूअर बनाता होगा। कौन चलाता होगा? एप्लेट व्यूअर चलाता होगा। उसके अंदर क्या कोड लगा होगा? उसके अंदर कोड कुछ और नहीं लगा होगा, उसके अंदर कोड लगा होगा, अगर मैं आपको बताऊंगा कहोगे आप सर गलत बता रहे हो, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। उसके अंदर एक ही कोड लगा होगा, वो है क्लास डॉट फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस। बस आप अपनी क्लास का नाम ही तो एप्लेट व्यूअर को दे रहे हो। हमारी क्लास को रन टाइम पे लोड कर देता होगा क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू, और न्यू इंस्टेंस से उसका ऑब्जेक्ट बना देता होगा, और ये हमारी लाइफ साइकिल के मेथड चला देता होगा। एक लाइन का कोड, आप खुद का एप्लेट व्यूअर बना सकते हो, खुद का एप्लेट व्यूअर बना सकते हो। तो अगर जिसको क्लास डॉट फॉर नेम आता है और न्यू इंस्टेंस आता है, उसको बताने की जरूरत कुछ है ही नहीं, है ना, कि ये क्लास, भाई जैसे जावा में कोई क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम नहीं बना रहे हैं और अपने आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो बैकएंड में कोई और कोड नहीं लिखा होगा, क्लास डॉट फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस वाला ही कोड लिखा होगा। अब ये सारे लाइफ साइकिल मेथड के अंदर मैं ना कुछ मैसेज लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये मेथड चल भी रहा है। और अगर आपने ओवरराइड नहीं करा था तब भी ये मेथड चल रहे थे, ये मेथड तब भी चल रहे थे, बस आपको दिख नहीं रहा था, और क्या, यही अंतर था। अब मैंने पब्लिक वाइड इनिट भी ओवरराइड मार लिया, स्टॉप स्टार्ट, और फिर मैंने यहाँ पे इसे कोड को कंपाइल करा और रन कर दिया। उफ, सबसे बड़ी चीज देखो क्या आ गया, कह रहा है कि डेमो इज नॉट पब्लिक डिफॉल्ट कंसिडर प्रोग्राम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्लास डॉट फॉर नेम है उसको अगर पब्लिक डिफॉल्ट कंसिडर नहीं मिलता है तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट वो नहीं बना पाता है। तो पहले कंस्ट्रक्टर पब्लिक हुआ होता था मेरा, पब्लिक नहीं था इसलिए नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, ये क्लोज हो गया, सीएमडी गायब हो गई, सीएमडी जावा सी डेमो डॉट जावा एप्लेट व्यूअर, ठीक है, और डेमो एप्लेट डॉट जावा। ये देखिए क्या चला, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चला, फिर क्या चला, इनिट चला, फिर क्या चला, स्टार्ट चला। ये तीनों मैंने ओवरराइड करके प्रिंट कर रखा है ना, इसलिए दिख रहा है, यानी कि पहले एप्लेट इनिशियलाइज हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर इनिट मेथड, ये सब कौन चला रहा है, ये मेथड कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट एप्लेट व्यूअर। एप्लेट व्यूअर क्या है, जादू है? जादू नहीं है, एप्लेट व्यूअर में क्लास डॉट फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस का कोड करा गया, बस और कुछ नहीं। ऐसा आप खुद का बना सकते हो, आप क्लास डॉट फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस के थ्रू अपना एप्लेट व्यूअर क्रिएट कर सकते हो, माई एप्लेट व्यूअर, उसमें आप यही कोड लिख दो, मैं बता तो रहा हूँ आपको, यही कोड लिखना है, बस ट्राई करिएगा। क्लास डॉट फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस के माध्यम से आपको यही कोड लिखना है, आपको क्लास का नाम लेना है, बस लोड करना है, ऑब्जेक्ट बना देना है और मेथड चला देने, मेथड अपने आप चलता है। इनिट मेथड लाइफ साइकिल में एक बार चलता है, जब एप्लेट इनिशियलाइज होती है। तो कोई ऐसा काम जो एक बार आपको करना है वो कर लो इनिट के अंदर। जहाँ पे स्टार्ट मेथड एप्लेट को स्टार्ट कर देता है, यहाँ से आप एप्लेट को पे क्लिक करोगे ना तो रीलोड स्टार्ट स्टॉप, जैसे यहाँ पे स्टॉप कर दोगे एप्लेट स्टॉप हो जाएगा, देखो स्टॉप दिख रहा है, फिर यहाँ से रीस्टार्ट कर दोगे, रीस्टार्ट हो जाएगा फिर से। आप अगर इसे नहीं भी करोगे ना, जब एक्शन करोगे आप, तो लाइफ साइकिल अपने आप चलती है, जैसे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है एंड्रॉयड वगैरह में, थोड़ा बहुत आप जानते हो, तो वैसे इसकी लाइफ साइकिल होती है। ये यहीं से लिया गया है, ये सारा चीज, समझ रहे हो? यहीं से लिया गया है। अब जैसे देखो मैंने इसको मिनिमाइज करा तो अपने आप ही स्टॉप हो गया, फिर मैक्सिमाइज किया तो अपने आप स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये एप्लेट में अगर मैं पेंट मेथड में ऐसे 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 कुछ पेंटिंग का काम करूंगा तो पेंट मेथड चलता है, तो यहाँ पे ड्रैग ऐसे कुछ क्लिक करूँ, ड्रॉ करूँ, मैंने कुछ ड्रॉ करने का कोड लिखा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से डायनेमिकली ड्रॉ करना चाहता हूँ, इवेंट ट्रैप करके, माउस इवेंट ट्रैप करके यहाँ से मैं ऐसे सर्किल बनाना चाहता हूँ मान लो, तो पेंट मेथड अपने आप चलता है।
ठीक है, तो इनिट आपने देखा एक बार चला है, लेकिन एप्लेट स्टार्ट और स्टॉप बार बार हो रहा है, और जैसे मैंने मारा क्लोज तो ये हो गया डिस्ट्रॉय। तो आप देख रहे हो इनिट और डिस्ट्रॉय एक बार चलता है लाइफ साइकिल में, बाकी इनिट स्टार्ट स्टॉप बार बार हो रहा है। ऐसे पूछिए, अब आपको कुछ पूछना है तो, जिसका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ पूछो। सर एप्लेट को एक्सटेंड ही क्यों करते हैं? क्या कर लें भाई बताओ। ऑब्जेक्ट बना के नहीं कर सकते? ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, तो देखो उसके पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट बनाने की फैसिलिटी दे रहा है, विजुअल कंस्ट्रक्टर है उसके पास कोई। देखो देखो, आप यहाँ एप्लेट के कंस्ट्रक्टर में जाओ और देखो यहाँ पे एप्लेट पे ये लिखा हुआ है, एप्लेट का एक कंस्ट्रक्टर तो है, डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर को आप ऑब्जेक्ट बना के करिए, ट्राई करिए, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्राई करिए। करा जाए ट्राई, एप्लेट का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसका ऑब्जेक्ट बना के एप्लेट को ट्राई करा जाए, है ना? बोलो भाई। तो फिर ये मेथड भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, सारे मेथड भी आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। चलो भाई, मैंने तो एप्लेट को जो है एक्सटेंड से बनाया है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं मेन मेथड में एप्लेट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा जी, कहाँ लिखूँ? लिखूँ कहाँ बताइए, कहाँ लिखूँ? ऑब्जेक्ट, मेन ही मेथड नहीं है सर। अब बताओ क्या करूँ बताओ? हैं? बना लीजिए डेमो क्लास का हैं? कंस्ट्रक्ट, डेमो क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए। डेमो क्लास का कंस्ट्रक्टर तो है यहाँ पे, तो उसी में सर लिख दीजिए। इसमें लिख दूँ, ठीक है। चलो इसको कंस्ट्रक्टर, इसको कमेंट कर दिया, इसी कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे लिख दिया APPLET एप्लेट, A इज इक्वल्स टू न्यू एप्लेट, ठीक है। और फिर मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करके फिर मैंने क्या करा, कंपाइल करा, ठीक है। कोड कंपाइल हो गया और एप्लेट व्यूअर के माध्यम से इसे रन करा। तो भैया क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि एप्लेट तो आपका रन हो गया, आ गया, लेकिन एक्सेप्शन आ गया, क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन, डेमो कैन नॉट कास्ट टू द एप्लेट दिस, ठीक है। तो जो आपने तरीका पूछा है बिल्कुल परफेक्ट था, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, नो डाउट। लेकिन इसमें एक समस्या क्या आ गई, उस समस्या के बारे में आपको बताता हूँ। क्या समस्या आ गई? एक्सेप्शन आ गई है, मतलब चलने के लिए तो चल रहा है, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन भी हैंडल करा जा सकता है, हैंडल कर लो, चला लो। हम हैंडल तो कर नहीं सकते हैं। समझाता हूँ मैं क्या कहानी है इसकी। इनकी कहानी ये है देखो, एक्सटेंड करके ही क्यों बनाते हैं, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है, डेमो के अंदर है, डेमो, यही डेमो है, ठीक है। नोटपैड ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, माई क्लास, जिसका नाम रखता हूँ APPLET एप्लेट VIEWER। एप्लेट व्यूअर में कोडिंग क्या करी गई है? एप्लेट व्यूअर कोई एक टूल होगा, कोई क्लास होगा जिसमें कुछ मेन होगा, पहले से मेन होगा इसके पास, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसके पास, इसको जेवीएम चला रहा होगा इसके पास। मैं अज्यूम करके चलता हूँ इसके पास मेन मेथड है। फिर आप क्या करते हो, एप्लेट व्यूअर को अपनी क्लास का नाम देते हो, तो वो क्या करता है, उस क्लास को क्लास डॉट फॉर नेम से लोड कर लेता है। यानी कि मान लो आप आर्गुमेंट के थ्रू दे रहे हो, तो SS0 करके उसको लोड कर लेता है। लोड करने के बाद उसकी लोडेड क्लास के क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको सी में होल्ड कर लेता है, उससे न्यू इंस्टेंस चलाता है इंटरनली, और न्यू इंस्टेंस चलाने के बाद इसको टाइपकास्ट कर लेता है एप्लेट में, APPLET एप्लेट, और टाइपकास्ट करके वो, ठीक है, एप्लेट टाइप के वेरिएबल में रख के इसी पे मेथड चलाता है, जैसे इनिट चलाता है, स्टार्ट चलाता है, स्टॉप चलाता है, सारे मेथड चलाता है। इंटरनली ये कोड लिखा गया है कि यहाँ पे एक क्लास आएगी, उसकी लोडिंग होगी, उसको एप्लेट टाइप में टाइपकास्ट करा जाएगा, और फिर उस पे इनिट चलाया जाएगा।
अब आप मुझे बताओ, जावा में चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट तो पेरेंट में होल्ड करा जा सकता है, किसी चाइल्ड के ही ऑब्जेक्ट को पेरेंट में होल्ड करा जा सकता है ना। अब अगर मान लो कि मेरी क्लास एप्लेट को एक्सटेंड नहीं कर रही है, अच्छा मान लो कर रही है, पहला सिचुएशन है मान लो कर रही है, डेमो क्लास एप्लेट को एक्सटेंड कर रही है, तो क्या डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट को एप्लेट में होल्ड करा जा सकता है? करा जा सकता है। तो क्या इनिट चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। तो ये सब सही चल रहा है। लेकिन जब एक्सटेंड नहीं कर रही है तो इसका मतलब जी पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस में रिलेशन नहीं है, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में होल्ड नहीं करा जा सकता है। इसी को बोलते हैं क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पेरेंट में कास्ट नहीं करा जा सकता। तो बस उस केस में जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में कास्ट नहीं हो सकता तो फिर इंड मेथड नहीं चल पाएगा, फिर बाकी चीजें नहीं चल पाएंगी, फिर लाइफ साइकिल एप्लेट का नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा, फिर वो दिक्कत आने लगेगी। तो कहने का मतलब है इंटरनली एप्लेट व्यूअर के अंदर ये कोड करा गया है कि रन टाइम पे कोई क्लास आएगी, लेकिन जो भी क्लास आएगी वो एप्लेट की चाइल्ड होगी, एप्लेट को ही इनहेरिट करके बनाई गई होगी। इस बात की इंश्योरिटी दीजिए आप। नहीं होगी तो जो कि उसके अंदर कोडिंग ये करा गया होगा, है ना, आप खुद ही करके देख लो ना, आप ये सिचुएशन खुद बना के देख लो, अपने प्रोग्राम के साथ बना के देख लो। एक ए क्लास एक बी क्लास है, बी का ऑब्जेक्ट ए में होल्ड करो और इनहेरिट मत कराना, तो ये एक्सेप्शन आ जाएगा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें कास्ट नहीं करा जा सकता। ठीक है। और चूंकि आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन जब वो एप्लेट में कास्ट, अच्छा उससे पहले उन्होंने वो थोड़ा फ्रेम बनाने का कोड दे रखा होगा, इसलिए फ्रेम बन के आ जाता होगा, बट बाद में एक्सेप्शन थ्रो कर देता होगा। और क्या, बस समझ में आया नहीं आया? जी सर। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो जी सर, और मतलब अगर समझ में आ रहा है तो नहीं क्लियर है ना। तो ये क्लास डॉट फॉर्म न्यू इंस्टेंस समझने की जरूरत है। इसको जिसे आता है ना, पूरी जावा का वो राजा है, जावा पे उसका अधिकार है पूरा। जिसको ये दो चीज आती हैं कि ये कैसे काम करता है, इसको और घुस, अगर इसके बारे में आपको जानना है, आज की क्लास 7:30 बजे ये क्लास में ये पढ़ाऊंगा मैं, ये दोनों लाइन के बारे में 7:30 वाली क्लास में एकदम। तो इसको फिर से जानो अगर नहीं जानते हो तो। ठीक है, तो ये चीज है भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन आपका अच्छा क्वेश्चन था, गुड। ये एप्लेट का ऑब्जेक्ट आपने एप्लेट का ऑब्जेक्ट बना के हम क्यों नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंड करके क्यों करते हैं? तो वो रिलेशन चाहते थे, अगर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो तभी ये काम हो पाए, नहीं तो ना हो पाए। ठीक है, गुड। बाकी चीजें हम कल डिस्कस